हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं डीपीपी सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं डीपीपी नंबर 2 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक डीपीपी के सॉल्यूशन खुद से जरूर ट्राई किए होंगे, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तभी आप लोग ये वाला वीडियो देखने के लिए आए होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डीपीपी में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, है ना। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आपको डाउट आया नहीं होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार से। लिखता है कि द रेडियो एक्टिविटी ड्यू टू कार्बन 14 आइसोटोप, जिसका टी हाफ दे रखा आपको, ऑफ ए सैंपल ऑफ वुड फ्रॉम एन एंशिएंट टॉम्ब वाज फाउंड टू बी नियरली हाफ दैट ऑफ फ्रेश वुड। द टॉम्ब इज देयरफॉर अबाउट। बताओ क्या कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिविटी है किसी भी सैंपल में, है ना, आपको एक वुड मिला है, कहां से, एक पुरानी पुरानी टॉम्ब है उसमें से, उसमें जो एक्टिविटी थी या फिर रेडियो एक्टिविटी थी वो नियरली हाफ है दैट ऑफ फ्रेश वुड से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये है कि आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो लगभग हाफ डिके कर चुका है, तभी जो रिएक्टिविटी है, रेट ऑफ डिके है, वो हाफ हुई है। क्योंकि जो रेट ऑफ डिके होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, है ना। और अगर मान लो आपका जो सब्सटेंस है वो आधा डिके कर चुका है, इसका मतलब जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है वो भी हाफ हो गया होगा। इसका मतलब हाफ होने में टाइम कितना लगा होगा? बोलो बोलो बोलो, हाफ होने में टाइम कितना लगा होगा? The radioactivity due to carbon 14 of a sample wood of wood from an ancient tomb was found to be nearly half that of fresh wood. The tomb is therefore about, है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस को, ये तो एक तरीका हुआ इसको करने का ना, और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, कि जो लेमडा होता है साहब, लेमडा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, यस, लॉग एन नॉट अपॉन 80। ये लिखवाया गया था। बोलिए बोलिए बोलिए, ये लिखवाया गया था, यस। अब इसमें हमसे क्या पूछा है सर? हमसे टी पूछा है। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है बेटा? टी का वैल्यू पूछा है ना। ये टाइम निकालना है, और ये कह रहा है कि इस समय जो रेट है, जो एक्टिविटी है, वो इनिशियल वाले का हाफ है, एन नोट बाई 2 है। बोलो बोलो, एन नोट बाई 2। तो 80 की जगह आप एन नोट बाई 2 लिख सकते हो। लेमडा की वैल्यू क्या लिखोगे सर? ये होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना सर। टी हाफ हमारे पास है 6000 ईयर्स। आप यहां से इसको सॉल्व करके टी का वैल्यू निकाल सकते हो। आपको टी का वैल्यू जो भी आएगा इस इक्वेशन से सॉल्व करके वो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, तो वही चीज आपको, जैसा मैंने कहा ना, हाफ हो गई, मतलब हाफ होने में कितना टाइम लगेगा? टी हाफ टाइम लगेगा, है ना। तो टी हाफ 6000 ईयर्स है। आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी आपका जो वैल्यू है, टी का वैल्यू, वो 6000 आएगा। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा बेटा बी, है ना, 6000 ईयर्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे लिखता है कि 8 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 10 आवर्स, द हाफ लाइफ ऑफ 2 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस। अरे भैया, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है सर? टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। सर टी हाफ जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ डिपेंड नहीं कर रहा, तो अमाउंट कुछ भी हो, टी हाफ सेम रहेगा। इसका टी हाफ भी कितना होगा सर? 10 ईयर्स ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एक दे रखा है ट्रीटियम, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 12.3 इयर्स। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ ट्रीटियम इज 32 mg, हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ इट वुड रिमेन आफ्टर 49.2 ईयर्स? 49.2 ईयर्स बाद उसका कितना अमाउंट बचा रहेगा, है ना। उसका टी हाफ है बेटा 12.3 ईयर्स, है ना। तो मान लो आपके पास अभी 32 ग्राम था, 32 मिलीग्राम था। एक टी हाफ मतलब 12.3 ईयर्स के बाद ये कितना बच गया? 16, है ना, आधा हो जाएगा। एक और टी हाफ 12.3 इयर्स के बाद, और कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। यस, एक और टी हाफ के बाद कितना हो गया सर? 4 हो जाएगा। और एक और टी हाफ के बाद, टी हाफ कितना है? 12.3। एक और टी हाफ 12.3, उसके बाद कितना हो जाएगा सर? 2 मिलीग्राम, है ना। 4 का आधा 2 हो जाएगा सर। यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम देखो कितना कितना हो गया है सर? 12.3 24.6, है ना, 36 48 49.2 हो गया क्या? यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम 49.2 ईयर्स हो गया क्या? चेक करना। और अगर 49.2 ईयर्स हो गया तो 32 मिलीग्राम से स्टार्ट किया था, यहां पर कितना मिला? 2 मिलीग्राम। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। खत्म।
यस यस यस, यही आएगा ना बेटा, एक बार चेक कर लेना आप लोग। हाँ, इसका आंसर ये दे रखा है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। लिखता है हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इज 5 ईयर्स। हाफ लाइफ जो है बेटा वो दे रखा है 5 साल। कहता है 15 साल बाद कितना बचेगा अगर इनिशियल अमाउंट 64 है। तो ये अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, 64 था तो 5 साल बेटा, 5 साल टी हाफ है तो कितना बचेगा 32 है ना, 32 ग्राम। एक और टी हाफ मतलब 5 साल बाद और कितना हो जाएगा 16, और एक और टी हाफ मतलब 5 साल बाद कितना हो गया सर 8 हो गया। देखो 5 10 15, 15 साल बाद कितना बचेगा सर 64 से 8 बचेगा सर। ऑप्शन नंबर डी इस केस में करेक्ट होगा। बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, इस क्वेश्चन को सुनो। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकंड। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकंड का मतलब है मेरे भाई ये है सर रेट। क्या है दादा सर, ये है रेट, है ना, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। अरे मेरे भाई अल्फा पार्टिकल एमिट कब होता है, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होगा, तो रेट ऑफ डिके बोल दो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोल दो, बात एक ही है। बाय ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉल्स टू 1/16 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 48 डेज, द हाफ लाइफ ऑफ द एमिटर इज। मतलब इस समय जो रेट है, जो एक्टिविटी है, मैं ऐसे कह सकता हूं वो हो गया कितना 1/16। 80 जो है बेटा वो 1/16 है इन नोट का। टाइम कितना लगा 48 साल। 48 साल नहीं भाई, 48 डेज। और क्या पूछा है हमसे, टी हाफ पूछा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लैम्डा का फॉर्मूला लगाइए, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इन नॉट अपॉन 80, यही बनेगा। और ये जो लैम्डा है ना भाई, लैम्डा को लिख दियो 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 0.303 अपॉन टी। टी कितना दे रखा है सर 48 दे रखा है सर। एन नोट को आप एन नोट रहने दो, और सर इस समय जो एक्टिविटी है सर वो है एन नोट बाय 16, तो 16 छलांग मार के ऊपर चला जाएगा एन नोट। इस तरह से आप कैलकुलेट यहां से टी हाफ को कर सकते हो। जाएगा क्या दादा, एक बार चेक करना, हो जाएगा? यहां से सॉल्व कर लोगे ना? अरे बोलो 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 बोलो। यस, तो वही टी हाफ है ना। ये देखो 16 को क्या लिख दोगे 2 की पावर 4 है ना, ये हो जाएगा 4 log 2, तो ये log 2 ये सारा सब कुछ उड़ जाएगा। मेरे हिसाब से 12 आएगा इसका आंसर, है ना, इसका आंसर 12 आएगा। एक बार चेक कर लियो, है ना, कैलकुलेशन तो आसान सी है, एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर 12 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इक्वल करना है, और कहां पर इक्वल नहीं है, कहां पर इक्वल नहीं है? देखो 33 और 2 35, 75 79, 78 प्लस 79 ये भी सही है। 3 और 1 4 4 है, 7 और 1 8 8 है सर, ये भी सही है। यहां पर देखो 21 20 और गड़बड़ होगी भाई, गड़बड़ होगी भाई। देख यहां पर प्रोटॉन है 21, यहां पर 20 सर, ये गड़बड़ है सर, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ जी मुन्ना, इसका बताओ। 2 छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़े पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। इसको तो क्या कहा जाता है सर? इसको फ्यूजन बोला जाता है सर। फ्यूजन मतलब सर जुड़ना होता है सर, फिजन का मतलब टूटना होता है सर। यहां टूट नहीं रहा कोई, यहां पर जुड़ रहा है सर, ये फ्यूजन है सर, फ्यूजन, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए फिर आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, लिखता है एट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब रेट सेम होगी रेडियो एक्टिविटी के ना। लिखता है द रेशियो ऑफ 2 एटम्स ए एंड बी। अच्छा, ए और बी के एटम्स का रेशियो है ना, एटम्स का रेशियो दे रखा है मुझे, एटम्स का रेशियो दे रखा है। एटम ए है ना, एटम का रेशियो बोल दो, मोल का रेशियो बोल दो, एक ही बात है ना। अरे सेम ही तो होगा भाई। वो कितना दे रखा है 3.1 इंटू 10⁻⁹ है ना। ए के एटम और बी के एटम का रेशियो दिया हुआ है इतना। हाफ लाइफ ए का जो है वो दे रखा है भाई 2 इंटू 10⁻10। तो मेरे से पूछा है हाफ लाइफ ऑफ बी। यस 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 यस। एक बात बता, तेरा जो रेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर रेट का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एन, और अगर रेट सेम है, दोनों का जो रेट ऑफ डिके है वो सेम है, इसका मतलब लैम्डा इंटू एन का वैल्यू ए के लिए और लैम्डा इंटू एन का वैल्यू बी के लिए इक्वल है। बोल बोल बोल। और जनाब लैम्डा का वैल्यू क्या लिखोगे 0.693 अपॉन टी हाफ इंटू एन, किसके लिए? ए के लिए, और ये इक्वल हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ इंटू एन, किसके लिए? बी के लिए। दादा बोलना यार, 0.693 से 0.693 उड़ गया है। यस यस यस। तो यहां से देखो आप ऐसे लिख सकते हो Na अपॉन एन बी,
है ना। Na/Nb का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा T12A/T12B। यस बेटा, Na/Nb का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है सर, ये दे रखा है 3.1 × 10⁻9 और सर T12A भी दे रखा है कितना कितना सर, ये दे रखा है 2 × 10⁻10 और मेरे से T12B का वैल्यू पूछा है। यस हो जाएगा क्या? T12B कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 2 × 10⁻10 और इसको आप डिवाइड कर दो 3.1 × 10⁻9 से, तो ऊपर हो जाएगा 20/3। तो ये तो 6×3 = 18, 6 से कुछ ऊपर मिलेगा है ना। 6.45 आ रहा है क्या इसका आंसर? चेक कर लेना बेटा, है ना, इसका आंसर चेक कर लेना, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? बोलिए 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 बोलिए। हाँ ठीक है, यही आएगा बेटा, है ना, इसको चेक कर लेना एक बार। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, समझना ये था इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, रेट दोनों का सेम होगा डीके का। आइए फिर आगे चलते हैं, और आगे लिखा है इसने एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, हालांकि क्लास में हमने इस तरह का ये क्यूरी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसीलिए बताया था इस तरह क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाओ। लिखता है 0.4 क्यूरी बी द एक्टिविटी ऑफ 0.1 ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल हुज एटॉमिक मास इज 226 एंड व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सैंपल। देखो रेट आपको दे रखा है, क्यूरी किसका रेट क्या होता है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके होता है, ये दे रखा है 0.4 क्यूरी, है ना। और ये जो क्यूरी है मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया डीपीएस में, तो ये हो जाएगा बेटा 0.4 × 3.7 × 10⁻10 और ये किस में मिला है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में दे रखा है ना, ये किस में दे रखा है, पर सेकंड में दे रखा है ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड दे रखा है। क्लियर है ना, इस चीज को आप याद रखेंगे। ऑल राइट, अब देखो रेट का फॉर्मूला क्या होता था, हम लोग लिखते थे सर रेट जो होता है सर, ये होता है लैम्डा × n के बराबर, है ना। और रेट का वैल्यू हमारे पास है 0.4 3.7 × 10⁻10। सर लैम्डा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 0.693/T12। यस, ये हमसे T12 पूछा है। और सर नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते थे, फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉपी में, है ना, ये होता था सर गिवन मास, यस, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये एज इट इज फॉर्मूला आपको कॉपी में लिखवा रखा है, सारी चीज हमारे पास है, हर चीज हमारे पास है। सर हमारे पास गिवन मास दे रखा है 1 ग्राम दे रखा होगा कहीं पर, ये रहा लिखो सर, ये लिखा हुआ 1 ग्राम, ठीक है ना। सर हमारे पास एटॉमिक मास भी दे रखा है कितना, 226 ग्राम, और हमें Na का वैल्यू पता है 6 × 10⁻23 लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो हर चीज हमारे पास है ना, ये वैल्यू तो है ही, और T12 हमसे पूछा है, ये कैलकुलेशन हमें करनी है, थोड़ी सी लेंदी सी कैलकुलेशन है, T12 यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन का एक्सेस लेंदी का कोई जेई एडवांस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर खूब सारा हमारे पास टाइम होता है, बड़े टाइम का कोई इशू नहीं होता है ना, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है उधर क्वेश्चन आना जरूरी है ना। और वो मेरे हिसाब से आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। लिखता है इफ द एनर्जी रिलीज्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज 3 × 10⁻11 अर्ग, है ना। तो ठीक है, 1 ग्राम आपने कार्बन को बर्न किया, 1 ग्राम कार्बन को बर्न किया, तो इससे आपको जो एनर्जी मिली वो कितना मिल गया सर, ये दे रखा है 3 × 10⁴ जूल लिख दूं क्या, हाँ अर्ग था 10⁻7, है ना, जूल कर दिया। देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंपाउंड कार्बन कंप्लीटली टू न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे दादा बताया था तुझे, इज इक्वल टू mc², बोल बोल, इज इक्वल टू mc², बताया था ना। यहां पर m होता था मास, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। यस, तो आप क्या करो, यहां से निकाल लो भाई, मास मुझे कितना दे रखा है, 1 ग्राम दे रखा है, इसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया 10⁻³ और c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड उसका स्क्वायर। तो यहां से जो एनर्जी आएगी वो किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी, ऐसा यूनिट रखी है आपने सारी। यस, तो बेटा यहां से आपको जो एनर्जी मिली, जो न्यूक्लियर एनर्जी मिली, वो कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 8 दूनी 16 में से 3 गया 10⁻13 जूल। चेक करना एक बार, क्या यही मिला क्या, एक बार चेक करियो, क्या यही मिला क्या, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, क्या कैलकुलेशन मैंने सही करी है क्या। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही किया। यस, अब देखो, अब ये कह रहा है कि इतनी जो एनर्जी है वो कितने ग्राम कार्बन को बर्न करने से प्रोड्यूस होगी, है ना। लिखता है द न्यूक्लियर एनर्जी वुड बी इक्विवेलेंट टू एनर्जी प्रोड्यूस बाय बर्निंग, इतना है ना। तो देखो अभी हमने लिखा कि भाई 3 × 10⁻, ये तो यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। अगर आपको इतनी जूल एनर्जी चाहिए तो 1 ग्राम कार्बन को बर्न करो, और अगर मुझे 9 × 10⁻13 जूल एनर्जी चाहिए तो उसके लिए कितने कार्बन को बर्न करना पड़ेगा,
3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 13। यस यस, तो बेटा मेरे हिसाब से कैलकुलेशन तो मुश्किल नहीं है ये वाली, है ना। ये हो जाएगा 9 और 4 13 और 3 तरीका 9, 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। इतना ग्राम अगर आपने कार्बन बर्न किया तो आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी। यस, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों साइड से हमें एक दूसरे का रिलेशन मैच करना था। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्लियर क्लियर क्लियर, यस यस यस। आगे चलते हैं, एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, मतलब बढ़िया इन द सेंस वही एक्टिविटी रेट वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज की डीपीएस का, इस डीपीपी का। लिखता रेडियम एज एटॉमिक मास 226 एंड हाफ लाइफ ऑफ 1600 ईयर्स। ठीक है जी। द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पूछा है, पर ग्राम पूछा है ना। मास हमें दिया हुआ है पर ग्राम, 1 ग्राम, और हमसे पूछा है पर सेकंड कितने डिसइंटीग्रेशन होंगे। और हमारे पास जो टी हाफ दिया ईयर्स में दिया ना, तो ये जो टी हाफ है ना, सबसे पहले तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। यहां पर सेकंड पूछा है ना, तो ईयर का मतलब हो गया 365 दिन। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 6 मिनट 60 मिनट्स होते हैं, और उसमें इतने सेकंड्स होते हैं। तो भैया ये वाली कैलकुलेशन करने में जनता ना निपट जाती है, वो ये करते नहीं, डायरेक्ट 1600 लिख देते हैं, यहीं पर गलती हो जाती है। ठीक है, और हमसे रेट पूछी है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मतलब रेट, वो होता है लैम्डा इंटू एन के बराबर। लैम्डा हो जाएगा सर 0.693 अपॉन टी हाफ, और सर एन का वैल्यू हो जाएगा, अभी आपने बताया था, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। हाँ ना बोलना यार, यस ऐसे हो जाएगा। तो देख टी हाफ क्या तेरे पास है क्या, ये रहा टी हाफ, इसकी वैल्यू यहां डाल दियो। गिवन मास तेरे पास कितना है, 1 ग्राम है। यस, और तेरे पास मोलर मास कितना है, 226 ग्राम है। ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर सारी दुनिया जानती है, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 आएगा। इसको सॉल्व करना है, और यहां से रेट पूछा है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मतलब रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। यस, और यहां से आपको रेट बड़े आराम से मिल जाएगा। बस, तो यही हमारे डीपीपी के क्वेश्चंस थे। इजी क्वेश्चंस है। अगर आप अपने नोट्स क्लास के पढ़ लेते हो और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो कोई मुश्किल आपको तकलीफ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं आती। और मैं हमेशा बोलता हूं, डीपीपी के सॉल्यूशन आप तभी देखा करो जब आपने एक बार खुद से सॉल्व कर लिया हो, अच्छे से आपने नोट्स को रिवाइज कर लिया। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 2 ही सिर्फ इसके डीपीपी थी, वो हम लोगों ने खत्म कर दी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।